सीएमए इंटर आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन टॉपिक चल रहा था गाइस, ध्यान देना सभी ने अच्छे से। उसके अंदर में हमने कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके रिलेटेड कुछ एक डमी एग्जांपल, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंस, एडवांस इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम, कुछ चीज़ें हमने देखी थी, राइट। क्या हो गया इसको, पेजेस कहाँ गए हमारे आगे के पेजेस? आ जाएगी। उसके बाद डिप्रिसिएशन टॉपिक स्टार्ट किया था। डिप्रिसिएशन टॉपिक के अंदर में डिप्रिसिएशन के दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की मेथड देखी थी। उसके बाद आपने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में कैसे असेट सेल कर समय असेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना वो देखा था। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन देखा था। कॉस्ट ऑफ पीपी देख लिया था, राइट। ओके, आ जाओ, सो अच्छे से ध्यान दे दो। आज डिप्रिसिएशन की थोड़ी सी और बची हुई थ्योरी आगे की, डन। और उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन इजी है, डोंट वरी। अब तक जो देखा उसके अंदर में किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब तक जो भी देखा उसके अंदर में किसी बच्चे को कोई डाउट है? कोई चीज़ ऑनलाइन ऑफलाइन वाला बच्चा, जो भी मैंने आज तक पढ़ाया है ना, चलो एक बार आपसे पूछ लेता हूँ, बेसिक से लेके अब तक जो भी देखा उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? सर ये ट्रांजैक्शन का एंट्री कैसे होता है? सर ये मैंने ट्रांजैक्शन यहाँ इस बुक में, इस टीचर के, इस पब्लिकेशन के बुक में देखा था, सर ये समझ में नहीं आया। अब तक जो भी पढ़ा है उसके अंदर में क्लियर है? पक्की बात? एनीबॉडी फ्रॉम ऑनलाइन ऑफलाइन? डन। चलो आगे बढ़ते। सो देखो क्या दिया हुआ था, डिप्रिसिएशन एज पर AS 10। सो अब AS 10 जिसका नाम है PPE, पहले इसका नाम था अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट, अब है अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या बोलना है बेटा इसका? depreciation amount should be allocated on a systematic basis over useful life। पहले depreciation का ट्रीटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 में था, कहाँ पे ट्रांसफर हो गया? नेक्स्ट। और AS 10 ने क्या बोला? depreciation is nothing but an allocation of the cost of depreciable asset, है ना, depreciable PPE over its useful life on systematic basis। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बातें कौन बोल रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। यूजफुल लाइफ एंड रेसिडुअल वैल्यू मस्ट बी रिव्यूड एटलीस्ट ईच फिनेंशियल ईयर। बहुत प्यारा और काम का पॉइंट है, लिखते जाओ फटाफट से साइड बाय साइड, है ना। डेप्रिसिएशन एज पर AS 10 लिखो, डेप्रिसिएशन एज पर AS 10 हेडिंग दो। जो मैं कीवर्ड्स हाईलाइट कर रहा हूँ लिखो, इसके ऊपर थेरी, MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द पेयर्स में कुछ भी आ सकता है आपका सेक्शन A B के अंदर में, छोटे छोटे क्वेश्चन। क्या बोला इन्होंने? पहले वाले पॉइंट में आप लिखोगे, पहले ऐसे हेडिंग दोगे, डिप्रिसिएशन एज पर AS 10, ये हेडिंग दे देना है। उसके बाद नीचे लिखो फर्स्ट पॉइंट है ना, छोटू से ऐसे डैश करके हेडिंग के नीचे पहला पॉइंट ऐसा लिखो, डिप्रिसिएशन allocated on systematic basis। depreciation allocated on systematic basis over useful life। फिर से depreciation allocated on systematic basis, जहां तक मैंने आपको लिखवा के दिया सारी चीजें उसी की आगे। depreciation allocated on systematic basis over useful life। नीचे दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, बेटा देख जरा, यूजफुल लाइफ एंड रेसिडुअल वैल्यू मस्ट रिव्यूड एटलीस्ट ईच फिनेंशियल ईयर। फिनेंशियल ईयर के लिए FI भी लिख दिया तो भी चलेगा, शॉर्ट में एकदम, पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है। इसका क्या बोलना है मालूम है क्या? हे अकाउंटेंट सुन, तूने हर साल जो भी एसेट की यूजफुल लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू है उससे क्या करना है? रिव्यू करना है। सर रिव्यू करना है मतलब क्या? जैसे आपने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, आपको लग रहा था एसेट की कॉस्ट, ये देखो बेटा प्लीज ध्यान देना, 100, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आपको लग रहा था 20, यूजफुल लाइफ थी 4 साल, आपने डिप्रिसिएशन निकाल लिया 20,
100 रुपए की असेट की कॉस्ट है। असेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद हम लोग शायद उसे 20 में बेचेंगे, तो आपका नेट कॉस्ट कितना हो गया 80, और ये 80 4 साल चलेगा, 80 4 साल तो 1 साल का 20। ये आपने इस साल निकाल लिया। अगले साल के बैलेंस शीट के समय फिर से, हे असेट बता तेरी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू सच में 20 आएगी क्या? हे असेट बता क्या तेरी यूजफुल लाइफ सच में 4 साल है क्या? ऐसा आपने हर साल असेट से पूछना है। इसे ये लोग अंग्रेजी में कहते हैं रिव्यू करना। सर असेट बोलेगी क्या? अरे पूछना है मतलब आपने खुद ने जाकर के चेक कर लेना। असेट की यूजफुल लाइफ बोलो अभी भी 4 साल ही है क्या टोटल? नहीं, कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या? असेट की यूजफुल लाइफ पहले जब खरीदा था तब थी 5 साल। असेट की कॉस्ट थी आपको समझाने के लिए 100, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू थी आपको समझाने के लिए 10, और यूजफुल लाइफ थी 5 साल। बोलो उस असेट पे फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना है रे बेटा? फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 100 था माइनस 10 अपॉन 5 ईयर्स, ये आ गया 18। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन आ गया 18। कैसे निकाला आपने? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 100 रुपए एसेट की कॉस्ट थी, एसेट बेच के शायद वापस आएगा 10, यानी आपके लिए नेट कॉस्ट कितना हो गया 90। 100 रुपए आज एसेट के लिए दिए, फ्यूचर में असेट की जब भी यूजफुल लाइफ खत्म होगी, जब असेट को भंगार में बेचेंगे, स्क्रैप में बेचेंगे, स्क्रैप में रेसिडुअल वैल्यू बोलेंगे तो वो कितना है 10। सो आपकी नेट कॉस्ट हो गई 90। 90 आपको कितने साल चलने वाले हैं? 5 साल, तो हर साल का कितना 18। ओ वाओ, फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया। अब इस सेकेंड वाले पॉइंट की मदद से जो आपने लिखा अभी, अब मैं जब अगले साल का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो पहले मुझे क्या करना है? रिव्यू करना है। पहले मैं चेक करूंगा। मैं चेक कर रहा हूं। हे एसेट बता क्या तेरी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ अभी कितनी है? अगर असेट ने बोला सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, अगले साल भी कितना आ गया 18। अगर मेथड वैसी है तो, मेथड अभी तक हमने देखी नहीं है, बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या? अगले साल आपको समझ में आया कि असेट की जो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है वो हो गई है आपको समझाने के लिए 10, कितना, सॉरी 10 नहीं 20। पहले साल कितना था 10। अब जब मैंने रिव्यू किया तो रिव्यू करने के बाद पता चला सेकेंड ईयर में एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 20 है। जब ये असेट स्क्रैप में बेचेंगे तब इससे 20 आएंगे, और इसकी जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो टोटल 6 साल है। पहले एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ टोटल कितनी थी 5 साल। अब कितना समझ में आया टोटल कितनी है 6। अब बताओ यहां पे डिप्रिसिएशन कितना रहेगा, बता दो फटाफट से। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, इधर रिकनेक्टिंग आ रहा है। ए बेटा आपको आवाज आ रही है सभी को? ए भाई ये देखिए इधर रिकनेक्टिंग आ रहा है नेट कनेक्ट होने के बावजूद भी। चलो बताओ तो बेटा, हाँ बताओ। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना है 20, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना है 6 ईयर। बताओ तो असेट कितना बचा था? बोलो इस मोमेंट पे असेट कितना बचा था? और यहां से हमारे पास स्क्रैप वैल्यू 20 है और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 6 ईयर है। बताओ कैसे निकालेंगे? फिर से ए मुन्ना प्लीज ध्यान देना, असेट था 100 का, 100 में से डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया था 18 फर्स्ट ईयर का, बचा कितना था 82। अब ये 82 कितने साल चलेगा 6 साल, और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है 20। सो निकालो 82 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 6 में से 1 साल ऑलरेडी खत्म हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 साल ऑलरेडी खत्म हो गया ना, फर्स्ट ईयर हो गया, टोटल 6 साल है, 1 साल खत्म हो गया, तो बचे कितने 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, 82 माइनस 20 62 अपॉन 5। बोल बेटा कितना आया? हाँ 12 पॉइंट, वेरी गुड। हाँ बेटा नेटवर्क इशू आया था ना, मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल वापस बता देता हूँ। हमने क्या देखा अभी यहाँ पे कि आपने हर साल असेट से पूछना है, हे असेट बता तेरी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू और यूजफुल लाइफ में कुछ चेंज आया है क्या?
यहाँ पे ऐसा भी सेंटेंस दे सकते हैं, टोटल यूजफुल लाइफ की जगह ऐसा भी बोल सकते हैं, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ फर्दर 5 years। फर्दर मतलब क्या, अब यहां से आगे और 5 साल चलेगी, बरोबर है ना। टोटल मतलब टोटल यूजफुल लाइफ 6 साल, उसमें से 1 साल खत्म हो गया, और कितना चलेगी 5 साल। सो टोटल 6 खत्म हो गया, यहां से आगे 5 चलेगी, या डायरेक्ट इंस्टीट्यूट बोल सकती है कि फर्दर 5 years है, बरोबर है क्या। इसमें आपको थ्योरी क्वेश्चन आएगा, आपको पूछा जाएगा क्या हर साल रिव्यू करना है क्या, जी हाँ, हर साल आपको एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू रिव्यू करना है। सर रिव्यू करने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करेंगे। हर बार पुराने वाले डेटा के ऊपर डिप्रिसिएशन मत निकालो, हर साल आप बैलेंस शीट डेट पे रिव्यू करो, असेट की कॉस्ट और असेट की, आपकी कॉस्ट बोल रहा हूँ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और असेट की एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू हर साल आपने चेक करना है। इतना ही आएगा ना, इतना ही आएगा ना, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इतनी है ना, तो ये आपने क्या करना है, हर साल चेक करना है, इसको बोलते हैं रिव्यू करना। इसके ऊपर डोंट वरी, अपने बुक में शायद प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया रहना चाहिए इन्होंने, चलो इन्होंने तो दिया नहीं है, हम लोग लिख लेते एक आपको समझाने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, है ना। लिखो एक एग्जाम्पल, लिख बेटा, हाँ बेटा बता रहा हूँ वापस, यस ध्यान देना, हाँ सबने लिखो, ऐसा हेडिंग दो, रिवीजन इन एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एंड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से रिवीजन हुआ है, किसमें, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, है ना। आज असेट की एक कॉस्ट दिया था आपको समझाने के लिए 1 लाख रुपए, असेट की एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दिया था आपको समझाने के लिए 20,000 रुपए, असेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ थी आपको समझाने के लिए 10 साल, बरोबर है क्या। डेटा गिवन लिखते जाओ अभी, आफ्टर 3rd ईयर, 3 साल बाद, मुन्ना प्लीज ध्यान देना क्या हुआ, देखो तो जरा, आफ्टर 3rd ईयर देयर इज अ रिवीजन इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ रिमेनिंग, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ रिमेनिंग, यहां पे लिख लो 4 ईयर एंड एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 10,000। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना। ये क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन का मतलब बता देता हूं कि असेट की कॉस्ट थी 1 लाख, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू थी 20,000, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ थी 10 साल। हमने जब असेट नया लिया था तब ये था अंदाज, और आपको समझाने के लिए मैं मेथड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड। ओहो हो सर, अब ये क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड ये वन ऑफ द मेथड है फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन इज वन ऑफ द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। गाइज एक सेकेंड, हाँ आ जाओ। स्ट्रेट लाइन इज वन ऑफ द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सर कैसे निकालते इससे स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन? बताता हूं, है ना, डोंट वरी, ये मेथड आगे लेने वाला हो, बट अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? रिवीजन इन द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, राइट। आज सो मैं पहले 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाल लेता हूं। पहले 3 साल के बाद हुआ ना रिवीजन, 3 साल बाद ऐसा हुआ कि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ रिमेनिंग कितनी है? 4 साल, और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना है? 10,000। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, बताओ आफ्टर 3 ईयर टोटल एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है बेटा? 3 साल बाद आपको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ दे दिया, लेकिन टोटल यूजफुल लाइफ कितनी हो गई बताओ तो? 3 ऑलरेडी खत्म हो गए, ये बोल रहे 3 के बाद और 4 चलेगी, तो पहले के 3 और बाद के 4, टोटल कितनी हो गई? 7, बरोबर है। 7 में से 3 खत्म हो गए ऑलरेडी, देखो ना, आफ्टर 3 साल बाद पता चला ना।
तो बैलेंस और फर्दर और रिमेनिंग, बैलेंस और फर्दर और रिमेनिंग कितनी आ गई? 4। यहाँ पे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 4 ईयर, या फिर ऐसा भी लिख सकते थे क्या, टोटल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 7 ईयर। पहले कितनी थी? 10, अब कितनी हो गई? 7। 7 में से ऑलरेडी 3 खत्म हो गई, तो बची कितनी? बैलेंस और रिमेनिंग, बैलेंस और रिमेनिंग कितनी? 4। यही 4 दिया है क्या? यस और नो? है ना, शब्दों का खेल है, सिंपल, ध्यान देना। चलो आ जाओ, पहले 3 साल तो कोई लफड़ा नहीं हुआ ना, पहले 3 साल सादा डिप्रिसिएशन निकाल लेना है अपना, अभी निकाल लेते, कुछ है ही नहीं उसमें टेंशन। देखो, सो मैं डिप्रिसिएशन निकाल रहा हूं, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड जो बच्चों ने बचपन में पढ़ा नहीं होगा, डोंट वरी, यहां पे मैं वापस बताने वाला हूं कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। सही लिखा बेटा? बोलो, कॉस्ट कितना है? 1 लाख। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू पहले कितना था? 20,000। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल। बोलो, डिप्रिसिएशन कितना आया आपका? 8,000 पर एनम। 8,000 पर एनम। दिख रहा है बेटा सभी को? हर साल का कितना? 8,000। हर साल सेम है। अगर आप इस डिप्रिसिएशन की अमाउंट को लेते हो ग्राफ के ऊपर और सारे डिप्रिसिएशन के अमाउंट को जोड़ देते हो, तो आपको ग्राफ पे क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। सर कैसे कैसे? ये ग्राफ का वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये आपकी यूजफुल लाइफ 1 साल, 2 साल, 3 साल, बरोबर है क्या? और ये आपका डिप्रिसिएशन की अमाउंट का वाई एक्सिस, ये कितना है आपको समझाने के लिए? 2000, 2000, ये स्केल 2000 का लिया, ठीक है। बोलो, पहले साल का डिप्रिसिएशन कितना है? 8,000। 2 2 4, ये 4 6 8, ये 8,000 आएगा यहाँ पे। बोलो, दूसरे साल का भी कितना है? बोलो, तीसरे साल का भी कितना है? बरोबर है क्या? हर साल सेम रहेगा क्या? स्ट्रेट लाइन में हर साल सेम रहता है ना। इन सारे पॉइंट को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिली? 1। इसीलिए इसका नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, जो भी है, अपने को क्या करना है? आज अच्छे से ध्यान दे बेटा। लिखा ना आपने? वैसे आपने फाउंडेशन में देखा होगा। आ जाओ अच्छे ध्यान दो। सो 8,000 पर एनम। अब हुआ क्या? कितने साल तक के ये सब चलता रहा सिलसिला? 3 साल तक। देख तो बेटा, ये देख, कॉस्ट 1 लाख माइनस फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 8,000, सेकेंड ईयर का 8,000, थर्ड ईयर का 8,000, 3 साल बाद WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर। सर अभी आपने बोला स्ट्रेट लाइन मेथड है, आपने यहाँ पे WDV क्यों लिख दिया? अरे WDV म्हणजे बीवी, ये WDV जो लिखा वो WDV मेथड वाला WDV नहीं है। असेट में से डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बचता है उसे बुक वैल्यू और WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं। फिर चाहे कोई भी मेथड का डिप्रिसिएशन हो, फिर से बोलो, असेट की कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो कुछ बचता है उसे बीवी बुक वैल्यू, BOO के बुक वैल्यू और WDV रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं। यस और नो? सो 3 साल के बाद यानी WDV एट द स्टार्ट ऑफ और BV एट द स्टार्ट ऑफ 4th ईयर मिला क्या? कितना आया बेटा? हाँ, 76,000। 3 साल बाद अब क्या लफड़ा हो गया बताएं? 3 साल बाद पता चला कि असेट का एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 10 है और यहां से फर्दर रिमेनिंग कितने साल चलेगी? 4 साल। मतलब ये 76,000 और कितने साल चलेगा? 4 साल। और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना है? 10,000। देयरफॉर न्यू डिप्रिसिएशन फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड्स। बोलो कैसे आएगा? 76,000 में से कितना वापस आएगा फ्यूचर में बेचोगे तो? एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना है? एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 10,000। बरोबर है क्या?
कितने साल और चलेगा? 4 साल। 66,000 डिवाइड बाय 4 बता दे। हाँ 16,000 पक्का? डैन टेन। तो यहां से लिखो माइनस डिप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर नया वाला 16,500। 16,500 समझे क्या? हो गया? कितना आसान है देखो। अब सारी खेल कहानी कितने की है? 16,500 की। पहले खेल कहानी कितने की थी? 8 की। बट ये चेंज हो गया ना। 16,500 हो गया क्या? 4 साल खत्म। देखो आपकी बैलेंस कितनी बची? बैलेंस एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ चेक करो। 10,000 बच रहा है क्या? 10,000 ही बचना चाहिए, नहीं तो गलत है आपका आंसर। बरोबर। माइनस करो 76 में से। बरोबर। आसान है। प्रिया नया वाला तो बहुत सिंपल है, इस बार ध्यान देना। क्या बोला इन्होंने? प्रिया ध्यान दे बेटा, देख 2 सेकंड के लिए मन में जो भी चल रहा है उसे रोक दे। 3 साल बाद कितना बचा है प्रिया बता दे? 76। ये 76,000 की स्क्रैप वैल्यू कितनी है फ्यूचर में? 10। ये 76 और कितने साल चलेंगे? 4 साल। नया न्यू डेप्रिसिएशन आ गया 16,500। सर ऐसे कैसे? पहले डेप्रिसिएशन था 8, अब नया क्यों आया? क्योंकि एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बदल गई, तो आंसर भी बदल गया। सर कहाँ लिखा रहेगा ऐसा? क्वेश्चन में कि 3 साल बाद असेट की एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ चेंज हो गई। राइट, सिंपल है। 2 बार फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। देखो पहले एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ये थी, बाद में ये हो गई। सिंपल। किसी बच्चे को कोई डाउट? वेरी गुड, गॉट इट, ग्रेट। इधर में बेटा लिख लिया सभी ने? पक्का? सर ये फिर हर साल देखना है क्या? हाँ हर साल। इस साल भी देखा होगा क्या सर? ये 4th ईयर का निकालने के बाद हाँ कुछ चेंज हुआ नहीं होगा तो सेम आ गया। इस साल भी देखा होगा क्या? हाँ। हर बैलेंस शीट डेट पे आपने एक एक असेट के पास जाना है। हे असेट नमस्कार प्रणाम, क्या तेरी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू चेंज हुआ? नहीं? ओके चल रहे भाई, पिछला वाला डिप्रिसिएशन चलने दे, वही मेथड चलने दे, या फिर वही स्क्रैप वैल्यू वही यूजफुल लाइफ चलने दे जो हमने सोचा था। चेंज हो गया, ओके ओके आ जाए। चल इसको साइड में ले, इसका अलग से निकाल। फिर से देखो, इसको साइड में लिया और अलग से निकाला। सिंपल है ना? चीजें आसान है यार एकदम लाइफ में, बस ध्यान देना। एक बच्चा बोल रहा है 76 से क्यों डिडक्ट किया? 66 कॉस्ट थी ना। कहाँ 66 है कॉस्ट? 76 से आई ना हमारी बची हुई कॉस्ट। करो तो बेटा टोटली इसमें से 24 माइनस किया तो कितना आता है? 76 ना। नया साधवानी 76 ही तो आएगा। हमारा बैलेंस कॉस्ट जिस समय चेंज हुआ उस समय कितना था? 76 माइनस कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। सर स्क्रैप डिडक्ट नहीं होगा? ओहो, नेहा ने आज नया रूल बना दिया इस दुनिया में, स्क्रैप डिडक्ट नहीं होगा। कौन बोले डिडक्ट नहीं होगा और क्यों नहीं होगा? आप बोल रहे हो इसलिए बता देता हूं। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इफ percentage of depreciation is given then no need to, लिख के रख लेने। 11th में पढ़ा होगा आपने डिप्रिसिएशन टॉपिक में, वापस बता रहा हूं। अगर परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है, कोई भी मेथड हो, कोई भी अगर परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है, कोई भी मतलब इस ब्रह्मांड में डिप्रिसिएशन की कोई भी मेथड हो, अगर आपको क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है देन नो नीड टू डिडक्ट एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, अदरवाइज एज पर द केस।
अदरवाइज, OWN है क्या, अदरवाइज एज पर द केस, मतलब जो भी फॉर्मूला होगा उसे फॉलो करो, राइट। नेहा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज डाउट है तो फिर से पूछ। सर ऐसा क्यों? क्योंकि परसेंटेज दिया है ना, तो इसका मतलब उन्होंने सारी चीजें स्क्रैप वैल्यू वगैरह सब कंसिडर करने के बाद ही परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको दिया है, तो नो नीड टू डिडक्ट द स्क्रैप वैल्यू। इसलिए ब्रह्मांड में जब कभी भी आपने बचपन से जितनी भी मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन देखी होगी, जहां जहां परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन आ गया, आपने कभी भी स्क्रैप वैल्यू डिडक्ट नहीं किया। यकीन नहीं आता है तो चेक कर लेना, सारी 11वीं 12वीं फाउंडेशन की किताबें ओपन करके देख लेना। जहां जहां डिप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया है वहां वहां स्क्रैप वैल्यू कभी भी लेस नहीं किया है। सर हमने तो बचपन में किया था, अगर ऐसा किया होगा तो गलत किया है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है तो नो नीड टू डिडक्ट द स्क्रैप वैल्यू। क्लियर? आज भी हम लोग देखेंगे ना, ये चीज आपको प्रूव हो जाएगी। आ जाओ अब आगे बढ़ते। देखा कितनी प्यारी चीज थी एक छोटे से पॉइंट के अंदर में, इसको बोलते हैं दुनिया के अंदर एक और दुनिया। आ जाओ, पॉइंट छोटा सा है लेकिन एग्जाम के अंदर में पूछते, मैंने आपको बताया था ना, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। छोटी छोटी चीजों पे आपने ध्यान रखना है, उसके ऊपर एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे, और फाइनल पे और ज्यादा छोटी छोटी चीजों पे, माइक्रो चीजों पे ध्यान रखना है। फाउंडेशन में सिलेबस का जो इंडेक्स पेज है वो भी देख करके पेपर का अंदाज लगा सकते हैं। इंटर के लिए पेपर का अंदाज लगाने के लिए उस इंडेक्स में जो जो टॉपिक दिए वो हर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, और फाइनल में उस टॉपिक के अंदर के भी जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, बारीक बारीक पॉइंट होते हैं, वो भी पढ़ना पड़ेगा। फाउंडेशन में तो क्या है, आज आपके लिए फाउंडेशन इजी पीजी है। आप फाउंडेशन का सिलेबस देख करके भी, आज अगर आपको बोला 4 दिन बाद फाउंडेशन का एग्जाम है, आप 4 दिन में 4 सब्जेक्ट रिवाइज करके दे दोगे और पास भी हो जाओगे। क्योंकि फाउंडेशन में क्या था, मोटा मोटी तौर पे ऊपर ऊपर से ये आता है, ऊपर से। इंटर में थोड़ा सा अंदर से पूछते हैं, और फाइनल में और ज्यादा डिटेलिंग रहती है। इसलिए सोचो, डिप्रिसिएशन टॉपिक आपने फाउंडेशन में भी देखा था, फाउंडेशन का डिप्रिसिएशन 2 घंटे का है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन उससे ज्यादा है काफी डिटेल में। आगे आ जाओ। डिप्रिसिएशन इज अ चार्ज फॉर ईच पीरियड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस अनलेस इट इज इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द अनदर असेट। लास्ट पॉइंट बस सिंपल सा पॉइंट है, लिख लो, थर्ड पॉइंट आपके नोट्स में। डिप्रिसिएशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट्स इट। दैट्स इट। थर्ड पॉइंट के लिए क्या लिखोगे आप? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। AS10 डज नॉट स्पेसिफाई मेथड टू बी यूज। भाई साहब बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने। AS10 कभी भी आपको कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं करता। बच्चे खुश, मतलब सर हम हमारे हिसाब से मेथड कोई भी यूज करेंगे? नो। आप जब इनकम टैक्स कैलकुलेशन करोगे तो आपको कंपलसरी चेक मार के WDV मेथड यूज करना है। कंपनी लॉ जब फॉलो करोगे तो आपको WDV मेथड यूज करना है। कंपनी लॉ के अंदर में शेड्यूल 14 के अंदर में रेट दिए हुए हैं डिप्रिसिएशन के, यस और नो। तो AS10 स्पेसिफाई नहीं करता, बट कंपनी लॉ और इनकम टैक्स एक्ट तो स्पेसिफाई करता है ना, यस और नो। सर अगर मान लो कोई कंपनी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो वो कंपनी जब कंपनी लॉ फॉलो करेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो कंपनी एक्ट के अंदर में जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है वो लेगी, हाँ। और जब सेम कंपनी का साल के आखिरी में इनकम टैक्स का रिटर्न जाएगा तो उसको डिप्रिसिएशन के सारे कैलकुलेशन वापस करके इनकम टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। हाँ सर, बाप 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 बाप, इतना काम, फिर पैसा किस चीज का ले रहा है तू आगे CMA बनने के बाद? सारा काम आसान होता तो CMA की जरूरत ही नहीं थी, क्लाइंट खुद ही कर लेता था ना। समझ में आ रहा है क्या? सो कंपनी जब बुक्स ऑफ अकाउंट में डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करेगी तो कंपनी एक्ट के शेड्यूल फॉलो करेगी, और जब वही कंपनी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करेगी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया है कंपनी लॉ के हिसाब से, उसे रिवर्स करना है पहले, और उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वापस डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। और ये जो रिवर्स करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होगा, ये जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। बुक्स ऑफ अकाउंट में वही रहेगा जो आपने चार्ज किया। बात समझ में आई क्या? है ना। डिटेल में आप जब इनकम टैक्स सब्जेक्ट पढ़ोगे तब आपको आएगा, PGBP के अंदर में आएगा, यस और नो। सो इनकम टैक्स एक्ट आपको अलग तरीके से बोलता है, कंपनी एक्ट आपको अलग तरीके से बोल रहा है, रेट में फर्क है। जब आप इनकम टैक्स की बात करोगे तो कंपनी एक्ट में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला डिप्रिसिएशन आपको रिवर्स करना होगा, उसका इफेक्ट रिवर्स करना है। डिप्रिसिएशन लेस किया था, इनकम टैक्स एक्ट का जब आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे फॉर द पर्पस ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, तो ये वाला डिप्रिसिएशन ऐड कर देना और इनकम टैक्स वाला डिप्रिसिएशन लेस कर देना, तो आपका प्रॉफिट निकलेगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड नॉट एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये सर नो, बट छोड़ो ना, हमें इनकम टैक्स का क्या है, मुझे वो सब्जेक्ट वैसे ही पसंद नहीं पहले से, हमको क्या देखना है, अकाउंट्स, कंपनीज एक्ट, बरोबर है क्या। और ये जो भी रहेगा ये आपको दिया रहेगा जनरली आगे ग्रुप 2 के अंदर में, है ना, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट के अंदर में। डन, आ जाओ, अभी तो हम लोगों को यहाँ पे छोटी छोटी चीजें पढ़नी है। सो मुद्दे की बात क्या है, एस10 अपनी टांग नहीं अड़ा रहा है, यहाँ पे एस10 बोल रहा है जाओ जो करना है करो, और एस10 की इधर कंपनी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट से बात हो गई, अभी इनको मैंने बोल दिया जो करना है करो, जैसे ही ये मेरे परव्यू से बाहर निकलते इनको तुम पकड़ लेना। कौन पकड़ेगा आपको, इनकम टैक्स एक्ट और कंपनी एक्ट। तो आप खुश होके जा रहे थे कि एस10 मेथड के बारे में नहीं बताता, बट कौन बताता है, कंपनी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट। एस10 तो आपने बस इतना पॉइंट लिख देना, एस10 डज नॉट स्पेसिफाई एनी मेथड, एस10 कोई भी मेथड स्पेसिफाई नहीं करता। उसके बाद एस10 requires that each part of an item of the PPE that has a cost that is significant when compared to total cost should be depreciated separately। भाई साहब, हे ICMAI, थोड़ा सा इस पॉइंट को और एक्सप्लेन कर देती तो मेरे बच्चों को आसानी हो जाती। ये बहुत ही बड़ा और गहरा पॉइंट है, इन्होंने एक सेंटेंस में ख़त्म कर दिया। क्या बोला है मालूम है क्या, देखो ए मुन्ना ध्यान देना, काम का पॉइंट है, एग्जाम में आने के चांसेस है, ध्यान देना बेटा। यहाँ पे बोला है कि एक कोई तो एक बहुत बड़ी एसेट है, उसकी जो कॉस्ट है अगर वो सिग्निफिकेंट है व्हेन कंपेयर्ड विद द टोटल कॉस्ट ऑफ दैट आइटम ऑफ द एसेट, तो उस पार्ट को सेपरेटली डिप्रिसिएट करेंगे। सर कुछ नहीं समझा, मुझे मालूम था ना, अभी सुनो आसान भाषा में बताता हूँ। एक एयरक्राफ्ट है, हाँ? अरे हवाई जहाज, प्लेन, विमान, बरोबर है, एयरक्राफ्ट है 500 करोड़ का, इसमें दो पार्ट है, बॉडी और इंजन। जब कभी भी कोई एक असेट का कोई एक पार्ट का वैल्यू अगर टोटल कॉस्ट के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंट है, और यहाँ पे इन्होंने गलत दिया सेंटेंस, सिर्फ वैल्यू नहीं होना, सिर्फ वैल्यू नहीं होना, और उसकी यूजफुल लाइफ भी टोटल असेट के कंपैरिजन में हम लोग सेपरेटली निकाल सकते हैं, कॉस्ट और यूजफुल लाइफ। कॉस्ट एंड यूजफुल लाइफ ये सेपरेबल है एंड सिग्निफिकेंट है। होशियार बच्चा क्या करता मालूम है, ये लिख लेता है, और आप सब होशियार हो, लिखो फटाफट से। अगर किसी एसेट का कॉस्ट और यूजफुल लाइफ सेपरेबल है एंड सिग्निफिकेंट है, तो उस समय हम लोग किसी एसेट का उस पार्ट का कॉस्ट और यूजफुल लाइफ, जिस पार्ट का कॉस्ट और यूजफुल लाइफ सेपरेबल है, सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मतलब देखो ना, 500 करोड़ में 300 करोड़ सिग्निफिकेंट अमाउंट है, और इसकी बॉडी कितने की है, 200 करोड़ की, इंटीरियर वगैरह सब आ गया उसमें, और इसका यूजफुल लाइफ है 5 साल, इंजन का यूजफुल लाइफ है 3 साल, कॉस्ट भी दोनों की सेपरेबल है, यूजफुल लाइफ भी सेपरेबल है एंड सिग्निफिकेंट है। तो उस समय भैया एक काम कर, ये जो एयरक्राफ्ट है ना, इसके ये वाले पार्ट पे अलग से डिप्रिसिएशन चार्ज करो, ये वाले पार्ट पे अलग से डिप्रिसिएशन चार्ज करो। समझे क्या बोलना आ रहा है उसका। जब कभी भी कोई एसेट का ऐसा पार्ट जिसकी कॉस्ट और यूजफुल लाइफ सेपरेबल है, सिग्निफिकेंट है, तो उस समय उस पार्ट को सेपरेटली डिप्रिसिएट करो, पूरे एसेट के साथ मर्ज मत करो। बेस्ट एग्जांपल है, क्लासिक एग्जांपल है एयरक्राफ्ट की बॉडी एंड एयरक्राफ्ट का इंजन। बॉडी और इंजन, एयरक्राफ्ट के इंजन की यूजफुल लाइफ अलग होती है, एयरक्राफ्ट के बॉडी लंबे समय तक चलती है, उसमें क्या है, बॉडी है, इंटीरियर है अंदर का, बट इंजन लंबे समय तक नहीं चलता है। पता चला इंजन का यूजफुल लाइफ था, आप प्लेन में बैठे और प्लेन में बैठने के बाद आपको कप्तान ने अनाउंसमेंट किया, हम जिस प्लेन में बैठे इसका इंटीरियर बॉडी बहुत अच्छी है, चकाचक, ओ वाह खुश, आपके चेहरे पे स्माइल आ गई, आपको फ्री में खाना भी मिलेगा। और उसने बोला हाँ इसका इंजन 3 साल पहले उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो गई, पिछले 2 साल से हम लोग वैसे ही चला रहे, आज थोड़ी सी गड़बड़ी थी, बट डोंट वरी मैंने ठीक कर दिया है, मेरे को आता नहीं, वो आया नहीं था लेबर, बट मैंने जुगाड़ कर लिया है। आप रुकोगे क्या उस प्लेन के अंदर में,
आप क्या बोलोगे, भैया इंजन का यूजफुल लाइफ खत्म हो गया, अब उसे चेंज करो। समझा इस पॉइंट का क्या कहना है? एक सेकेंड है, जो बच्चा रिकॉर्डेड ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी देख रहा है, 2 सेकेंड के लिए स्क्रीन बीच बीच में छोड़ रही है ना, छोड़ पकड़ चल रहा है इसका। आज हाइड एंड सीक खेलने के मूड में है ये। डन, चलो आ जाओ। नहीं आना है? पॉइंट लिखा बेटा सभी ने? पॉइंट समझ में आया सभी को? दिल संभल जा जरा। चलो आगे बढ़ते बेटा, मुन्ना ध्यान देना, सिंपल है ना, लिखा बेटा सभी ने? अब ये पॉइंट वापस पढ़वा दे, तो अब देखो आपको फट से समझ में आ जाएगा। इन्होंने एग्जाम्पल देना चाहिए था, इसलिए मैंने इंस्टीट्यूट को बोला कि इंस्टीट्यूट यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहिए था। बच्चों को कैसे समझ में आएगा ये चीज? ए स्ट्रेन रिक्वायर्स दैट ईच पार्ट, बॉडी एंड इंजन ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी aircraft has a cost that is significant if compared to total cost 500 करोड़। उस पार्ट की पार्ट यानी कौन सा? इंजन, 300 करोड़। और ये सिग्निफिकेंट है क्या? यस। विथ कंपेयर टू टोटल कॉस्ट, यस। शुड बी डेप्रिसिएटेड सेपरेटली, ऐसे पार्ट को हमने सेपरेटली डिप्रिसिएट करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, AS10 बोल रहा है। ऐसा कौन बोल रहा है बेटा? AS10। डन, चलो आगे। नेक्स्ट, असेट मैनेजमेंट पॉलिसी में इन्वॉल्व डिस्पोजल ऑफ असेट आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम, देयरफॉर यूजफुल लाइफ में बी शॉर्टर देन इकोनॉमिक लाइफ। बहुत प्यारा पॉइंट है। क्या होता है कि काफ़ी बार कंपनी के अंदर में असेट डिस्पोजल पॉलिसी होती है। कैसे? असेट की इकोनॉमिक लाइफ होती है 10 साल, आपको समझाने के लिए यूजफुल लाइफ है 7 साल। इकोनॉमिक लाइफ कितनी है? 10 साल, और भी चला लेंगे। भारत में काफ़ी सारे ऐसे ब्रिज है जिनकी यूजफुल लाइफ कब की ख़त्म हो गई, अंग्रेज़ों के बनाए हुए, बट इकोनॉमिक लाइफ उनकी अभी भी है, तो उसको हम लोग यूज़ किए जा रहे हैं। नहीं करना चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमें काफ़ी बार रिमाइंडर भी आ चुके हैं कि यहाँ पे भारत देश में हमने उस समय जो ब्रिज बनाए थे इसकी यूजफुल लाइफ ख़त्म हो चुकी है। हमारे भी गांव की साइड में एक अंग्रेज़ के ज़माने का ब्रिज है, उसकी यूजफुल लाइफ 20-25 साल पहले ही ख़त्म हो गई, बट अभी तक उसको बनाया नहीं है। सो वैसे ही असेट की इकोनॉमिक लाइफ बहुत बड़ी होती है, यूजफुल लाइफ उससे छोटी होती है। तो कंपनी की पॉलिसी होती है, भैया यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद असेट को डिस्पोज ऑफ करो, पूरी इकोनॉमिक लाइफ तक वेट मत करो उसका। ये बात समझ में आया क्या? अब जैसे टू व्हीलर का यूजफुल लाइफ कितना है? 10 साल, इकोनॉमिक लाइफ 25 साल। काफ़ी लोगों के पास में 15-15 साल पुरानी टू व्हीलर है कि नहीं आज भी? यूजफुल लाइफ खत्म हो गया है उसका कब का, बट फिर भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो उस टू व्हीलर को डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। तो कंपनी की पॉलिसी क्या होती है? कंपनी की असेट मैनेजमेंट की पॉलिसी क्या होती है? डिस्पोजल ऑफ एन असेट आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम, देयरफॉर यूजफुल लाइफ में बी शॉर्टर देन द इकोनॉमिक लाइफ। यूजफुल लाइफ के बाद ही डिस्पोज ऑफ कर दो, क्योंकि यूजफुल लाइफ जनरली इकोनॉमिक लाइफ से क्या होती है? शॉर्ट होती है। सो ट्रू और फॉल्स? आगे आपका एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में एक से ज्यादा बार, यूजफुल लाइफ इज शॉर्टर देन इकोनॉमिक लाइफ। ट्रू, लिख लो फटाफट से। यूजफुल लाइफ इज शॉर्टर देन इकोनॉमिक लाइफ and asset must be disposed of and asset must be disposed of after
यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ के बाद असेट को क्या करना चाहिए, डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। डन। चलो बेटा आगे। उसके बाद ध्यान दे दे मुन्ना। हाँ, एक बच्चे ने बोला वैसे वापस बोल दो। यूजफुल लाइफ मस्ट बी, सॉरी, यूजफुल लाइफ इज शॉर्टर देन इकोनॉमिक लाइफ, हेंस asset must be disposed of after useful life. Useful life less than economic life, therefore asset must be disposed of. Disposed of यानी बेच दो, सेल कर दो, after useful life. Don't wait till the end of economic life. राइट। चलो आगे, चलो आगे बढ़ते बेटा। मुन्ना ध्यान देना, ये सारे पॉइंट्स पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पॉलिसीज में आल्सो अफेक्ट द यूजफुल लाइफ। हाँ, ये तो हमें मालूम है। आप देखो ना, कोई किसी आपके दोस्त के पास या दोस्त के पापा के पास 20 साल पुरानी कार है, पर आज भी कैसी एकदम मक्खन है, आज भी कैसी एकदम मक्खन है। तो बोलते ना, शोरूम के अलावा आज तक गाड़ी को किसी ने हाथ नहीं लगाया, एक नट नहीं खोला बाहर, सारे काम हम शोरूम पे करते हैं। तो रिपेयर मेंटेनेंस उनका बहुत अच्छा है, तो उनकी यूजफुल लाइफ भी अच्छी रहती। और कुछ कुछ लोग तो साल में एक बार सर्विसिंग करवाते हैं, यस और नो, तो उनकी यूजफुल लाइफ कम हो जाती है। तो इसीलिए आपकी रिपेयर मेंटेनेंस की पॉलिसी क्या रहती है, वो भी आपके यूजफुल लाइफ को अफेक्ट करती है। यस, अगेन बस इतना लिख लो, रिपेयर R&M, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पॉलिसीज अफेक्ट यूजफुल लाइफ। अब ध्यान देना, अब अच्छे से ध्यान दो। अब मुझे एक बात बताओ, आप समय समय पे रिपेयर मेंटेनेंस कर रहे हो, तो असेट जब फ्यूचर में बेचोगे तो ज्यादा पैसा आएगा ना बेच के। अरे मेंटेन्ड असेट है तो स्क्रैप वैल्यू ज्यादा आएगा ना। तो ठीक है, आपने मेंटेन किया तो यूजफुल लाइफ बढ़ जाएगा, लेकिन एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू के ऊपर हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, क्यों? by extending or increasing the residual value but do not negate the need for depreciation। क्या है रे बेटा? बट डिप्रिसिएशन का अमाउंट कम नहीं होगा। सर कम क्यों होगा? अरे बाबा तुम हिसाब लगाओ ना, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अच्छा आएगा। मैंने असेट अच्छे से मेंटेन किया है, देखो तो जरा प्लीज ध्यान दे दो। ये एक असेट है मेरे पास, एक असेट है जिसकी कॉस्ट थी 100 रुपए, जिसकी कॉस्ट थी 100 रुपए, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू थी 20 रुपए, असेट की यूजफुल लाइफ थी 4 साल। कितना आया डिप्रिसिएशन पर एनम? 20। मैंने इस असेट को बहुत अच्छे से रिपेयर और मेंटेन करके रखा है। बोलो अब एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ज्यादा आएगा या कम आएगा? समझ लो 40 आएगा, डिवाइड बाय, बोलो कितना बचा? 60/4 यानी 15 पर एनम। ये मत करो, ये बोलना है उसका। भले ही आपने असेट को अच्छे से मेंटेन किया, भले ही आपका एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आपको लगता है 20 से 40 हो गया, बट फिर भी उसकी वजह से डिप्रिसिएशन कम मत करो। प्लीज ध्यान देना। रोहित चैट करो बेटा, आपको क्या बोलना है। बट आपने क्या करना है बेटा, आपने उसकी वजह से डिप्रिसिएशन के ऊपर इफेक्ट नहीं देना है। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, वाई? एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अभी 20 है, आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हो तो कितनी हो जाएगी? बोलो बेटा 40। अभी 20 है, रिपेयर मेंटेनेंस अच्छे से करोगे तो बढ़ जाएगी। फिर भी हम लोग 20 के हिसाब से डिप्रिसिएशन लेंगे, ना कि 40 के हिसाब से। रीजन कंजर्वेटिज्म। फ्यूचर में एसेट बेच के आपको पहले लगता था 20 आएंगे, अब लग रहा है एसेट बेच के 40 आएंगे। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस क्या बोलता है बेटा? लोअर साइड अज्यूम करो। लॉजिक समझ में आया क्या? सो आप असेट को बहुत प्यार से रख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि असेट का डिप्रिसिएशन का अमाउंट कम हो जाएगा। दैट डज नॉट मीन that depreciation amount would reduce. Are you getting my point? Yes or no? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो बेटा। चलो आगे, पक्का। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। रेसिडुअल वैल्यू इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएबल असेट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ये बोलने की जरूरत थोड़ी है, नाम में क्या है? एस्टिमेटेड रेसिडुअल और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। वो एस्टिमेटेड है
और ये तो हमारे अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है। काफी जगह पे हम लोग अंदाज लगा दे, भगवान के अलावा इस एक्चुअल स्क्रैप वैल्यू को बता सकता है क्या? आज ये मैंने असेट खरीदा, 10 साल बाद इसको मैं बेचूंगा तो कितना पैसा आएगा, कोई बोल सकता है क्या? नो। इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं? अंदाज। इसलिए वर्ड क्या है? एस्टिमेटेड। वही तो उन्होंने बोला है, रेसिडुअल वैल्यू इज एस्टिमेटेड। हाँ, क्योंकि एक्चुअल रेसिडुअल वैल्यू, एक्चुअल स्क्रैप वैल्यू को पता चलेगा 10 साल बाद। रेसिडुअल वैल्यू इज एस्टिमेटेड, रेसिडुअल वैल्यू इज एस्टिमेटेड। Depreciable amount is net of residual value is often insignificant and immaterial to the calculation of the depreciable amount. बोलो तो बेटा, depreciable amount is a net of residual value. Residual value is often insignificant and immaterial to the calculation of depreciable amount. क्या होता है depreciable amount यानी बताओ तो? ये देखो, एक असेट है, उसकी कॉस्ट है 100 रुपये, बरोबर है क्या? और हमें ऐसा लगता है कि असेट फ्यूचर में बेचेंगे तो 10 साल बाद, यूजफुल लाइफ 10 साल की है, 10 साल बाद बेचेंगे तो हमें लगता है आएंगे 20 रुपये। तो बोलो बेटा, मेरी नेट कॉस्ट कितनी हो गई? 80, और ये असेट चलने वाली है 10 साल, बरोबर है क्या? यानी 80 चलेंगे 10 साल, तो एक साल का डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से कितना आया? 8। सो ये एक साल का डिप्रिसिएशन पर एनम। तो बोलो 10 साल का डिप्रिसिएशन कितना है? 8 8 8 8 8, कितना हो गया टोटल? 80। सो टोटल डिप्रिसिएशन कितना आया? 80। मतलब ये कितनी डिप्रिसिएट होने लायक है? पूरी 100 रुपये डिप्रिसिएट हुई क्या असेट? नो। चेक कर लो सारे डिप्रिसिएशन की टोटल इनटू 10 ईयर, कितना आया बेटा? 80। मतलब इस 100 रुपए में डिप्रिसिएबल कितना है? 80। पूरा 100 कहां हुआ डिप्रिसिएट? सर सीधा सीधा बोलो ना, डिप्रिसिएबल अमाउंट का फॉर्मूला, डिप्रिसिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। वही तो लिखा है इंग्लिश में, डिप्रिसिएबल अमाउंट इज नेट ऑफ कॉस्ट, सॉरी नेट ऑफ कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। इसीलिए इसके लिए लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट नेट ऑफ एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। क्या बोला है बेटा? रेसिडुअल वैल्यू इज एस्टिमेटेड, नहीं कहाँ दिया? हाँ, डिप्रिसिएबल अमाउंट इज नेट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू। नेट ऑफ का मतलब क्या होता है रे? कॉस्ट में से रेसिडुअल वैल्यू माइनस कर देना, नेट ऑफ कर देना, और ये क्या हो गया बेटा आपका? डिप्रिसिएबल अमाउंट। अरे 100 रुपए की असेट है, फ्यूचर में बेच के 20 आएंगे, तो बोलो आप उस असेट को कितना यूज करोगे? 80। कितना यूज करोगे मतलब कितना डिप्रिसिएशन करोगे, मतलब डिप्रिसिएट होने लायक कितना है? 80। सो डिप्रिसिएबल, डिप्रिसिएट होने लायक, डिप्रिसिएबल अमाउंट का एक नया फॉर्मूला आ गया आपके पास जीवन में। डिप्रिसिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। डिप्रिसिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। आपको एग्जाम के अंदर में ये दिया है, असेट की कॉस्ट है 100, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है 20, एक्चुअल स्क्रैप वैल्यू है 10। बोलो डिप्रिसिएबल अमाउंट कितना है? कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, नॉट एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल कब समझेगा? जिस दिन असेट बेचोगे उस दिन। अब हर साल हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो हम लोग ये बोलेंगे क्या? अरे मुझे तो एक्चुअल स्क्रैप वैल्यू पता ही नहीं है, 10 साल बाद चार्ज करता हूँ, चलेगा क्या? इसीलिए डिप्रिसिएशन के लिए या डिप्रिसिएबल अमाउंट के लिए एक्चुअल स्क्रैप वैल्यू नहीं लेना है, क्या लेना है? एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। सो मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप और रेसिडुअल वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप और रेसिडुअल वैल्यू। तो सर इस पॉइंट में लिखना क्या है? बस इतना ही लिखो, डिप्रिसिएबल अमाउंट इज इक्वल टू, लिखो ये जो स्क्रीन पे लिखे हुआ है देखो कॉर्नर में, डिप्रिसिएबल अमाउंट इज इक्वल टू, डिप्रिसिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। राइट, सिंपल है। 4 नंबर के क्वेश्चन है मिनिमम इस डिप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट के ऊपर, 4 से 5 नंबर के। चलो आगे, नए वाले मॉड्यूल इतने प्यारे दिए ना इंस्टीट्यूट ने, ये भी जो मॉड्यूल है आपका ये भी नए मॉड्यूल है। हाँ, इसके बाद और भी नया आने वाला है, डोंट वरी। बट पहले के मॉड्यूल में, आज के 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, हर 10 पन्नों में 2-3 गलतियाँ, बट नए मॉड्यूल एक्चुअल में अच्छे दिए, कंटेंट अच्छा है, सारी चीज़ें छोटी छोटी कवर की इंस्टीट्यूट ने, एक्चुअल में अच्छा मॉड्यूल दिया है। नहीं तो पहले 2 इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, सो सॉरी ICA में आए, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ, और CS, बट अभी दोनों ने बहुत अच्छे किए, खास करके CMA ने।
सीएमए ने क्या क्या कर दिया, वर्कबुक दे दिया, एमटीपी, आरटीपी, स्कैनर, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, मॉड्यूल के अंदर सारी चीजें, तो काफी सारी चीजें अच्छी दी है। वर्कबुक सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा मेरे को इनका, वर्कबुक। बच्चे बोलते हैं ना प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन कहाँ से लो वर्कबुक ही दे दिया पूरा, बरोबर है, अच्छा दिया। स्टडी मटेरियल के अलावा बहुत सारा कंटेंट दिया इन्होंने, पहले इतना नहीं था, ये अभी अभी बढ़ा है, अच्छी चीज है। हाँ बेटा, अब देखो अव्या बोल रही सर मॉड्यूल में मिस्टेक अभी भी है। अब वो मिस्टेक कैसी है मालूम है क्या, सोचना, वो तुझे भी समझ में आ गई। कैसी मिस्टेक है, जो बच्चों को भी समझ में आ जाती है, क्लरिकल एरर है। पहले प्रिंसिपल एरर होती थी मॉड्यूल में, कॉन्सेप्ट ही गलत बता दिया, वो बहुत खतरनाक गलती है, वो आपका करियर बर्बाद कर सकती है। अभी एक बच्ची ने बोला मॉड्यूल में अभी भी मिस्टेक है, थैंक गॉड कि वो मिस्टेक तुझे भी समझ में आ रही है। जैसे 2 + 3 = 6 लिख दिया, समझ में आ जाता, ओ प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक कर दो। ऐसी मिस्टेक चलती है, प्रिंसिपल एरर नहीं चलती है, क्लरिकल एरर चल जाएगी, राइट। आ जाओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज रिकॉग्नाइज, ओहो हमने बोला था ये कंपल्सरी एडजस्टमेंट है। इवन इफ फेयर वैल्यू एक्सीड्स द कैरिंग अमाउंट एक्सेप्ट व्हेन रेसिडुअल वैल्यू इज ग्रेटर देन द कैरिंग अमाउंट इन विच द डेप्रिसिएशन चार्ज इज 0। क्या चीज है रे बेटा, दो चीजें इसमें। पहला लिख लो, डेप्रिसिएशन इज अ कंपल्सरी एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन इज अ कंपल्सरी एडजस्टमेंट, लिख बेटा, डेप्रिसिएशन इज अ कंपल्सरी एडजस्टमेंट। और दूसरा, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अगर उसके कैरिंग अमाउंट से भी ज्यादा हो गया तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 0। इफ एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इज ग्रेटर देन असेट का कैरिंग अमाउंट। सर कैरिंग अमाउंट, जिस अमाउंट पे असेट कैरी कर रहे हैं, अरे सर किधर कैरी कर रहे हैं, थैले में, बैग में, अरे बैलेंस शीट में है, तो कैरिंग अमाउंट यानी क्या हो गया, बुक वैल्यू। तो इस केस में डेप्रिसिएशन विल गेट 0, क्योंकि निगेटिव तो रख नहीं सकते ना, तो बस आप इतना लिख करके रख लो, डेप्रिसिएशन, अब एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अगर असेट के बुक वैल्यू से कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो गया तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 0। बस ये 2 पॉइंट आपको इसमें लिखना है। छोटे छोटे एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स, फिल इन ब्लैंक्स इसके ऊपर आएंगे। और सबसे इंस्टीट्यूट का प्यारा और फेवरेट टॉपिक है ये, एक एक 2-2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। क्यों फेवरेट है मालूम है, क्योंकि बच्चे इस टॉपिक को फाउंडेशन में पढ़ा इसलिए हल्के में लेते हैं। ये तो फाउंडेशन में हो गया है और ये बात इंस्टीट्यूट को पता है अच्छे से, तो इंस्टीट्यूट इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेती है। आ जाओ, डेप्रिसिएशन पीरियड। डेप्रिसिएशन कमेंस व्हेन असेट्स अवेलेबल फॉर यूज, आगे ऐसा लिखो, नॉट एक्चुअल यूज। क्या फर्क है, मैंने असेट खरीद लिया, असेट रेडी फॉर यूज है, अवेलेबल फॉर यूज को प्यार से क्या बोलते हैं, रेडी फॉर यूज। असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक, क्या बोलता था मैं बार बार, रेडी फॉर यूज करने तक। क्या बोलते थे, असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक जो जो खर्चे लगे वो नेसेसरी असेट के कॉस्ट में ऐड करो। मैंने कभी ऐसा बोला है क्या, असेट खरीदने से लेके एक्चुअल यूज होने तक, नो। मैं क्या बोलता था, रेडी फॉर यूज। रेडी फॉर यूज को अंग्रेजी में बोल सकते हैं क्या, अवेलेबल फॉर यूज, है ना। सो आसान भाषा में, गावरान भाषा में डेप्रिसिएशन कब से चार्ज होगा, कब से, असेट की एक्चुअल यूज से होगा क्या, नो। जिस दिन असेट रेडी फॉर यूज थी वहां से डेप्रिसिएशन शुरू। चूल्हे में जाने दो, एक्चुअल यूज करो मत करो। BMW कार मैंने खरीद लिया, रेडी फॉर यूज है, पार्किंग में ला करके मैंने कवर चढ़ा करके 1 साल तक रख लिया, एक बार भी एक्चुअल यूज नहीं किया, बोलो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा क्या, हाँ रेडी फॉर यूज थी ना, चार्ज होगा। तुम एक्चुअल यूज करो मत करो कोई फर्क नहीं है। सो सेंटेंस लिखो, डेप्रिसिएशन विल स्टार्ट, depreciation will start from the date that asset, from the date comma that asset ready for its, from the date comma that asset ready for its intended use। आसान भाषा में असेट जिस दिन रेडी फॉर यूज हो गई उस दिन से डेप्रिसिएशन चालू हो जाएगा, एक्चुअल यूज का इंतजार नहीं करना है। डेप्रिसिएशन क्रिएट्स एट द अर्लियर ऑफ द डेट डी रिकॉग्नाइज और हेल्ड फॉर डिस्पोजल। सीजे से यानी क्या रे बेटा,
बंद कर देना, सीज यानी बंद कर दो, रोक दो, रोक दो। सो डिप्रिसिएशन चार्ज करना रोक दो। कब कब? इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट आएगी। असेट को हमने बुक्स में से हटा दिया, डी रिकॉग्नाइज करना मतलब बुक से हटा देना, या फिर अब असेट वो बेचने के लिए निकाल दिया, असेट डिस्पोजल अकाउंट में डाल दिया, बरोबर है क्या? तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर दो। सर 2 डेट है, मतलब देखो असेट डी रिकॉग्नाइज कर दिया 1 अप्रैल को, असेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल है 15 अप्रैल को। बोलो डिप्रिसिएशन कब से बंद करेंगे? दोनों में जो अर्लियर डेट है क्या है? 1 अप्रैल। सो दोनों में से जो भी पहले आएगा, असेट डी रिकॉग्नाइज कर देना मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट से असेट को निकाल देना। यस बेटा बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, डी रिकॉग्नाइज करना मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट से निकाल देना, है ना? सर क्यों निकाल सकते हैं असेट? हो सकता है ऑब्सोलीट हो गई है, हो सकता है डैमेज हो गई है, हो सकता है अब यूजफुलनेस उसका खत्म हो गया है। ये समझ में आ रहा है क्या? हो सकता है वो टेक्नोलॉजी अब काम नहीं करती है। सो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट से असेट को डी रिकॉग्नाइज कर दिया, तो वहां से डिप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर देंगे। या फिर असेट को हमने बेचने के लिए निकाल दिया, बिजनेस में एक मशीन लगी हुई थी, मशीन को सब अनइंस्टॉल करके पैक करके रख दिया गोडाउन में, चलो भैया मशीन बेचने के लिए, कोई है क्या खरीदने वाला? फिर भले 2 महीने बाद बिको, 3 महीने बाद बिको, जिस दिन से हमने बेचने के लिए निकाल दिया उसी दिन से उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करना सीज कर दो, CEASE, सीज यानी बंद कर दो, रोक दो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। सो असेट डी रिकॉग्नाइज हो गई या असेट अवेलेबल फॉर सेल है, दोनों में से जो पहले आएगा उस दिन से डिप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर दो उस असेट पे। क्लियर है? समझा बेटा सभी को? आगे नेक्स्ट, ये पॉइंट बहुत काम के है। जब बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, खुद से पढ़ता है, तो इतने इमेजिन नहीं कर पाता है, वो इस पैराग्राफ को ऐसे स्क्रॉल कर देता है। ओके, और जो जो उसको अच्छा लगता है वो पढ़ता है, और जो जो उसको अच्छा लगता है, जरूरी है क्या इंस्टीट्यूट को भी अच्छा लगेगा? उसके बाद डेप्रिसिएशन डज नॉट सीज व्हेन द असेट इज आइडल और रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज। अरे सीधा सीधा बोलो ना यार, टेम्पररी 2 महीने के लिए असेट यूज करना बंद है, तो बोलो क्या डिप्रिसिएशन बंद करेंगे क्या? नो, टेम्पररी। समझ में आया क्या? नॉट, हम डिप्रिसिएशन चार्ज करना बंद नहीं करेंगे, नॉट सीज, बंद नहीं करेंगे। अगर असेट आइडल है, थोड़े समय के लिए आलसी बैठी है असेट, कोविड 4 महीने लॉकडाउन था, असेट यूज ही नहीं किया, तो क्या डिप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर दिया? नो, आइडल थी असेट। रात को असेट आइडल रहती है, असेट दिन में 15 घंटे काम करती है, 9 घंटे खाली बंद पड़ी रहती है ना, तो क्या वो हम लोग क्या उस समय डिप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेटली नहीं चार्ज करेंगे क्या? डिप्रिसिएशन तो पूरे साल का रहेगा ना, 365 दिन का। भले असेट 300 दिन ही यूज किया, दिवाली की छुट्टी थी, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, है ना, सब सारे त्योहार थे, असेट उस समय काम नहीं कर रही थी, तो क्या हम लोग प्रोपोर्शनेटली थोड़ा डिप्रिसिएशन कम करते हैं? नो। सो असेट अगर आइडल है थोड़े समय के लिए, या थोड़े समय के लिए असेट को रिटायर कर दिया एक्टिव यूज से, असेट सर्विसिंग के लिए गई है, लंदन से एक मशीन लाया था 5000 करोड़ का, सर्विसिंग के लिए लंदन ही भेजना पड़ता है वापस, वो इधर नहीं आते, 2 महीने के लिए असेट लंदन थी, तो यहाँ पे यूज नहीं थी, तो क्या 2 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे? करेंगे। सो वही तो बोला इन्होंने, डिप्रिसिएशन चार्ज करना बंद नहीं करेंगे, नॉट सीज, नॉट सीज, डिप्रिसिएशन चार्ज करना बंद नहीं करेंगे, मतलब डिप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे। अगर असेट थोड़े समय के लिए आइडल है तो उस समय का डिप्रिसिएशन रोको मत, चलने दो, मत रोको, देखो मत रोको, नॉट सीज। असेट अगर आइडल है तो, या रिटायर्ड है फ्रॉम द एक्टिव यूज, अनलेस इट इज फुल्ली डेप्रिसिएटेड। अब इन्होंने क्या बोला? असेट अगर फुल डेप्रिसिएट हो गई तो रोक दो। असेट फुल डेप्रिसिएट हो गई इसलिए रिटायर्ड है, असेट फुल डेप्रिसिएट हो गई इसलिए आइडल है, तो रोक दो। अब बचा ही क्या? 100 रुपए की असेट थी, पूरा डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया आज तक, तो भैया अब असेट आइडल हो ना हो, रिटायर्ड हो ना हो, यूज कर रहे हो ना कर रहे हो, फुल डिप्रिसिएट हो गई ना, अब रोक दो। समझ में आया सभी को? बट कब मत रोको? असेट अभी तक फुल डिप्रिसिएट नहीं हुई है, असेट की अभी भी यूजफुल लाइफ बाकी है, बट असेट थोड़े समय के लिए रिटायर्ड है, आइडल है, सर्विसिंग के लिए गई है, 1 महीने बाद आएगी, तो 1 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या? नो, मत रोको, डिप्रिसिएशन चलने दो। हाँ, असेट फुल डिप्रिसिएट हो गई और अब सर्विसिंग के लिए गई है, आइडल है, तो क्या अभी भी चार्ज करोगे? नो, फुल डिप्रिसिएट हो गई ना, अब चार्ज मत करो। ये बात समझ में आई क्या सभी को? देखो अब जो आपने बोला ना सर प्लीज हमें थोड़ा सा ये लिख करके दे दो, एसेट,
fully depreciated. Asset not fully depreciated. Asset fully depreciated है, cease चार्जिंग डिप्रिसिएशन, रोक दो। फिर दिमाग में लगाओ आइडल, नॉट आइडल, रिटायर्ड, नॉट रिटायर्ड, नो, फुल्ली डिप्रिसिएटेड है, आंख बंद करके डिप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर दो। नॉट फुल्ली डिप्रिसिएटेड है तो यहां पे depreciation will continue even if asset idle or temporarily retired. depreciation कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यू मतलब नॉट सीज, मत रोको। हो गया, जो पॉइंट था वो डायग्राम में आ गया पूरा। क्लियर है? हाँ बेटा, गर्भ सचदेव, मुन्ना समझ में आया बेटा? जो बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहा है, जीडीपीडी रिकॉर्डेड वाला बच्चा, बेटा तूने भी ध्यान देना है। जो बता रहा हूं वो अच्छे से सारी चीजें फॉलो करना है बेटा। एक बच्ची ने बेचारी टेंशन में आ गई है, बोल रही है कि सर एट ए टाइम 8 पेपर देना, इज इट ओके? ये सवाल आपके दिमाग में क्यों आया मालूम है? इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन नहीं दिया रहता तो क्या करते रहे तुम? 2 ग्रुप का बचपन में, 12th में, 10th में 10-10 पेपर दिए ना। 12th में कितने सारे पेपर थे? 8-8, 10-10 पेपर थे कि नहीं? सर तब पेपर इजी थे, तो तब तुम भी तो छोटे थे, अब तुम भी बड़े हो गए हो तो पेपर भी बड़े हो गए कि नहीं हो गए? मैच्योरिटी लेवल तब के और अभी के मैच्योरिटी लेवल में फर्क है ना। तो जब मैच्योरिटी लेवल बढ़ी तो थोड़ा सा टफनेस भी बढ़ेगा। सो वैसे देखा जाए तो नो चेंज, दोनों भी बढ़ा। तुम्हारी मैच्योरिटी लेवल बढ़ी, तुम्हारे मेहनत करने का ये बढ़ गया, स्टाइल बढ़ गया, पेपर भी बढ़ गया, नंबर ऑफ पेपर तो सेम ही है। सोचो इंस्टीट्यूट ऑप्शन नहीं देती और 24 पेपर रखती है एक साल में, तो माँ कसम 24 पेपर भी आपके हो जाते थे। क्योंकि इंसान क्या करता है, हर बार कहीं ना कहीं कंफर्ट ढूंढते रहता है अपना। कंफर्ट मत ढूंढो। आप अगर घर जा रहे हो, रास्ते में बारिश है और घर पे अर्जेंट काम है, तो दीवार का सहारा मत लो। गीले भी हो रहे हैं तो चले जाओ घर पे। बच्चा क्या करता है, इंसान थोड़ा सा कहीं शेड मिल जाए, कंफर्ट ढूंढ लेता है, वहां रुक जाता है। मत रुको। आपको अगर ये लग रहा है ऐसा कि 8 पेपर बहुत टफ है, मुझे एक बात बताओ, अगर ये टफ रहता था तो इंस्टीट्यूट क्या बोलती है आपको? नहीं रे बाबा 8 पेपर एक साथ मत दे, इंस्टीट्यूट ही मना कर देती ना। इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन के 10 महीने बाद इंटर के 8 पेपर देने के लिए आपको अलाउ किया है। अलाउ किया का अर्थ होता है इंस्टीट्यूट चाहती है कि आप 8 पेपर दो, और इंस्टीट्यूट चाहती है मतलब डेफिनेटली, यस और नो, डेफिनेटली। प्लीज ध्यान देना बेटा, वो होता होगा इसीलिए किया ना। अगर नहीं होता था तो इंस्टीट्यूट को ज्यादा चिंता है आपको। सोचो इंस्टीट्यूट को तो धंधा, एनपीओ, ये वो सब करना है। वैसे इंस्टीट्यूट एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, बट पैसा तो बना रही है ना। आपसे ज्यादा उसको चिंता है। अगर वैसा पॉसिबल नहीं रहता तो इंस्टीट्यूट देती ही नहीं 8 पेपर, 6 देती, 4 देती, या कंपलसरी कर देती। एक ग्रुप अभी देना है, एक ग्रुप 1 साल बाद। बनते बैठो आराम से 8-10 साल में सीए में, यस और नो। सो इसके बारे में आप चिंता मत करो। फुल्ली डिप्रिसिएटेड का मतलब क्या है? फुल्ली डिप्रिसिएटेड मतलब फुल्ली डिप्रिसिएटेड, जितनी असेट की डिप्रिसिएबल अमाउंट थी पूरी खत्म हो गई। जितनी असेट की डिप्रिसिएबल अमाउंट थी वो पूरी खत्म हो गई। डन? चलो, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर। आज के लिए इतना काफी है। चलो यार, घर पे जो भी मैंने पढ़ाया है वो प्लीज 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 रिवाइज कर लो। कल से हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्टेड। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।